मार्केट में बिल्कुल बहुत शानदार आफ्टरनून मार्केट के लिए। और आप देखिए चौतरफा खरीदारी और उम्मीद के मुताबिक बाज़ार ने आज रिवॉर्ड किया आपको। अगर आपने आज सुबह के उस छोटे से डिप को ख़रीदा, डिप इन द सेंस कि कितना गिफ्ट निफ्टी गैप अप बता रहा था उसके मुकाबले कम खुले, 200 डे मूविंग एवरेज पर खुले और खोलते ही मार्केट ने उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी। और देखिए एक और चीज़, आज जो हमने सुबह बात की थी कि आज मार्केट का मूड माहौल अगर कोई स्टॉक सुधार सकता है तो वो होगा रिलायंस। तो दिग्गजों ने आज शानदार खरीदारी दिखाई और उसमें सबसे ऊपर था रिलायंस। इनफैक्ट रिलायंस में जो इस समय का मूव है उसकी वजह से सेंटिमेंट में शानदार अपटिक आई और अकेला रिलायंस निफ्टी पर 114 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 35% ऑफ द रैली सिर्फ रिलायंस के दम पर आई। अच्छा, रिलायंस अकेला नहीं है, रिलायंस की देखा देखी उसके बाद लार्ज बैंकों में भी दम आया और शायद एफआईआई की जो बाय नंबर आई फ्राइडे के सेल ऑफ के बाद उससे मार्केट का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और अगर आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक इन सब को देखें तो यहाँ बहुत ही शानदार मोमेंटम था। क्लियरली अब मार्केट सेंस कर रहा है वापस एक और फ्रेश ब्रेकआउट और फ्राइडे के मूव को नलीफाई करने की पूरी तैयारी यहाँ पर होती हुई देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। बिल्कुल, आखिरी के 1.5 घंटे पे नजर रहेगी, मार्केट कैसा परफॉर्म करता है उस पर तो नजर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से शानदार रैली आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही देखने को मिल रही है, ब्रॉडर मार्केट में आप देखें खरीदारी सिर्फ आईटी का ऐसा सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अनुज जी, आपने सुबह स्ट्रैटेजी बताई थी कि 24,050 के आसपास मिले तो खरीदना और 24,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हम खुले ही 24,060 फिर एकदम से भागा बिना रुके। जिन्होंने ये फॉलो किया उनके तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिन्होंने नहीं कर पाए उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी, अब क्या करना चाहिए, मार्केट कैसा लग रहा है, क्या टेक्सचर? देखिए श्रेया, कई बार क्या होता है, अप्रोच बहुत क्लियर थी मार्केट में आज कि अब हम गिरे क्यों थे। फ्राइडे को हम गिरे थे जियोपॉलिटिक्स की वजह से। उस पर कोई बहुत ज़्यादा मुझे एक्शन होता हुआ भी दिखाई नहीं दिया, होगा भी तो वो हमें बाद में पता चलेगा। तो अर्निंग्स का सपोर्ट था मार्केट के पास, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट था, फ्राइडे के सेल ऑफ में एफआईआई ने नहीं बेचा उसका सपोर्ट था और प्लस मुझे लग रहा था रिलायंस को देखकर कि आज ये कुछ कमाल करने वाला है। हालांकि हमने बार बार डिस्क्लेमर के साथ कहा था कि भाई ये हमारी खुद की ग्रुप कंपनी है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान दें, लेकिन ये डिजर्व करता था इस तरीके का गैप अप। सुबह जब 1-1.5% ही ऊपर खुला तो मुझे लगा कि ज़्यादा खुलना चाहिए था। अब देखिए आप 5% ऊपर आया। देखिए श्रेया, अब हम वापस उस रेजिस्टेंस में आ गए हैं 24,350 से 24,400। आज ये हमारी सेकेंड रेजिस्टेंस थी। आज का हाई अब तक वही है 24,355। यहाँ पर पिछले हफ्ते का हाई है। 3 बार गए हम इस लेवल पर और तीनों बार फिसले हैं। ये इवेंचुअली निकलेगा और मुझे लग रहा है 24,400 के ऊपर अगर आप निकलें तो अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में और ऐड करें। जी हाँ, मैं ये पूरे उसके साथ कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कि 24,400 के ऊपर और आपको लॉन्ग ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद 24,700 तक इस मार्केट में कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से हम जाएंगे। अब आपका नया स्टॉप लॉस होगा आज का लो 24,050 डिक्लाइन पर ख़रीदना है आपको। बैंक निफ्टी ने देखिए आज सुबह जो हमारे टारगेट्स थे, जो बड़ी रेजिस्टेंस थी 55,300 से 55,500 का आई थिंक वो लेवल था। 55,500 से 55,300 से 55,500 का वो लेवल था। आज का हाई 55,570, तो सारे टारगेट के ऊपर निकला बैंक निफ्टी। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा चाहें तो देखें कि 56,000 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं, नहीं क्योंकि 56,000 के ऊपर हम बंद नहीं हो पाए थे पिछली बार, वहाँ बंद हुए तो मुझे लग रहा है कि शायद 58,000 तक के भी रास्ते खुलेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है इस मार्केट का टेक्सचर अब बाय ऑन डिप्स का है और ख़ास तौर से अगर जियोपॉलिटिक्स की वजह से कोई गिरावट आ रही है तो मुझे लग रहा है कि अब खरीदारी का मौका होगा। और एक चीज़ जो इस मार्केट में क्लियर है, आप अर्निंग्स का रिएक्शन देखिए। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, आरबीएल बैंक और आईजीएल। आरबीएल बैंक देखिए 10% ऊपर है। क्या नंबर बहुत अच्छे थे? नहीं, लेकिन मार्केट को लग रहा है कि सब कुछ किचन सिंकिंग हो गई, अब स्टॉक चलने को तैयार है, यहाँ से वैल्यूएशन इतनी चीप है। आईजीएल की तो मैं सुबह बात भी की थी कि एक बार के लिए तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी यहाँ पर। अब मार्केट टाटा टेक देखिए, टाटा टेक एक और एग्जांपल है। आज सुबह मैं बात भी कर रहा था टाटा टेक की। ये ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर अब लोग शॉर्ट करके फंस रहे हैं बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अब फोकस वहाँ करें जहाँ पर थोड़ा सा भी मार्केट पॉजिटिव नंबर्स की तरफ रुझान देने की मार्केट कोशिश करेगा। चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एफएनओ में कैसे रहे। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एज पे हैं। देखिए बहुत ही शानदार मूव के बाद रिलायंस के शायद बाकी सभी स्टॉक्स के मूव इतने शार्प ना लगे, लेकिन अभी जो एज पे बैठे हैं उसमें पहला स्टॉक रखूंगा मैं EBFRL। स्क्रीन पे लेके आइएगा।
एग्जैक्टली ये प्राइस 275.90 इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ABFR स्क्रीन पर रखिएगा। 5 दिसंबर के बाद, फ्रेंकली स्पीकिंग 5 दिसंबर के बाद फर्स्ट टाइम ये अपने सारे एवरेजेस के क्लस्टर को जाके रीगेन कर रहा है। बाइंग भी अच्छी है, 2.61% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। और एक और चीज़, 4 अक्टूबर 2024 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बहुत खूबसूरती से बाइसेक्ट करता हुआ पहला स्टॉक है ABFR एज पे। दूसरा SRF 3041, ये अपने करियर हाई पे आ चुका है और ये अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से रिकरेक्ट करी इसने, एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अनुज, लुक एट OI एडिशंस 103% ऑन वेरी सेकेंड डे। मात्र दूसरे दिन सीरीज के इसमें करीब 23 लाख का बिल्डअप है। बहुत ही शार्प बिल्डअप। एक बार के लिए OI को देखकर मैं भी सरप्राइज हुआ। तो SRF के OI ने मेरे को काफ़ी सरप्राइज किया। ABFR की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग थी। और एक और स्टॉक रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, दैट अगेन BSC। कोई मोमेंटम में कोलैप्स होने के संकेत नहीं है। शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को होल्ड करता है। बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है। बात यह है कि ऑलमोस्ट इसको 18 मार्च से लेकर अब तक नॉट अ सिंगल डे क्लोज बिलो 10 डेमा। जिस दिन आता है 10 डेमा पे मार्केट ग्रिप करता है। 2.5% OI बिल्डअप डे हाई पर मेरे ख्याल से और 4-5 रुपए ऊपर गया तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा। तो अनुज, ये 3 स्टॉक्स BSC, SRF के OI ने चौंकाया और ABFR की प्लेसमेंट। अनुज, बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर आज के कुछ स्टॉक्स जो फोकस में हैं। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ इस समय मूवमेंट अच्छे आ रहे हैं। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और कुछ कार्यक्रम के क्रम की लिस्ट है। जी, ट्रेंडिंग काउंटर्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल रिलायंस पे सर मेरा ये कि जिस तरीके से तेज़ी, रिजल्ट शानदार आए, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है और शानदार रैली हमें देखने को मिली, क्या अच्छा लगा? साथ ही अब जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है, क्या आउटलुक यहाँ से आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है और मैं अब एक चीज़ बताऊँ आपको। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैं एनालिसिस पढ़ रहा था कि अब रिलायंस जो है उसको आपको सिर्फ एक ऑयल एंड गैस कंपनी की तरह नहीं देखना होगा, ठीक है ना। अब आपको रिलायंस को देखना होगा। रिलायंस में अब एक बहुत बड़ा हिस्सा रिटेल का है, एक बहुत बड़ा हिस्सा टेलीकॉम का है और O2C भी है ओबियसली। लेकिन आगे जाते हुए शायद रिलायंस एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें 2/3 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शायद न्यू एज, FMCG, डिजिटल, इन बिजनेसेस का होगा। तो क्यों रिलायंस को एक कमोडिटी कंपनी के वैल्यूएशन मिले? आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और स्पेशली बिकॉज अब सम ऑफ द पार्ट्स में अगर रिटेल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगेगा, जियो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगेगा और ये बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग मार्जिन पे काम करने वाले बिजनेसेस हैं, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अब एक सेंस कर रहा है कि रिलायंस अब सिर्फ एक कमोडिटी कंपनी नहीं है। रिलायंस को आपको उस हिसाब से वैल्यूएशन देनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब जियो को क्यों ना मिले वही वैल्यूएशन जो बाहर न्यू एज कंपनीज़ को मिलती है, डिजिटल कंपनीज़ को मिलती है। बिल्कुल। इवन जो रिलायंस के, मैं कहूँगा इवन जो मीडिया बिजनेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जियो हॉटस्टार है, ऐसे कई बिजनेसेस हैं। अब रिलायंस का जो एक सिर्फ एक जो रिलायंस ओरिजिनली जानी जाती थी जामनगर की रिफाइनरी के लिए और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन उन्होंने किया था। कपड़ा बनाते थे, उससे वो और बैकवर्ड गए, उससे वो और बैकवर्ड गए, करते करते वो ऑयल टू केमिकल में, ऑयल में पहुंच गए थे वो बेसिकली। अब उसके बाद आई थिंक पिछले 10-12 साल में आई थिंक मुकेश अंबानी जी ने एक क्लियरली एक व्यू लिया कि यहाँ से जो न्यू एज बिजनेसेस हैं असली मुनाफा उनमें है। अब देखिए बात हो रही है कि इवन रिलायंस रिटेल की क्यू कॉमर्स में भी उतरना चाहते हैं वो। तो अब ये सब आगे जाके या तो फिर सिर्फ एक लिस्टेड रिलायंस नहीं रहेगी, आपको अलग अलग 4-5 लिस्टेड कंपनियां रखनी होंगी। हालांकि इन द पास रिलायंस जो मुकेश अंबानी वाली साइड की जो रिलायंस है वो जानी नहीं जाती बहुत ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां रखने के लिए। पहले RPL, IPCL वो सब भी हटा दिया था, लेकिन वो सब उस समय बिजनेसेस ऑलमोस्ट सेम थे। अभी हम जब बात कर रहे हैं रिलायंस की, उसमें बिजनेसेस अलग अलग हैं, उसमें कम्प्लीटली न्यू एज डिजिटल बिजनेसेस हैं। और आई थिंक अब जैसे अनंत अंबानी को भी बोर्ड में उन्होंने नियुक्त किया है, तो आगे जाकर मुझे लग रहा है कि मार्केट एक व्यू लेगा कि इसको आपको सिर्फ एक कंपनी की तरह नहीं देखना है, इसको आपको एज 4 अलग अलग इंडिविजुअल कंपनीज देखना है जो इवेंचुअली सेपरेटली लिस्ट होंगी और
उसमें आप किस तरीके का व्यू रखेंगे? क्या उस केस में रिलायंस इन लेवल्स पर अंडर वैल्यूड है? काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था स्टॉक। तो मेरे ख्याल से मार्केट ने व्यू लिया है कि हाँ, आज के आप रिलायंस के वॉल्यूम देखिए, करीब करीब 3000 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम हुआ है रिलायंस में। अब इंटरेस्टिंग होगा, ये 3000 करोड़ का वॉल्यूम रिटेल ने तो किया नहीं है, ये 3000 करोड़ का वॉल्यूम इंस्टीट्यूशंस ने किया है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक किसी ने एक कॉल ली है। अच्छा, रिलायंस का 1 साल का चार्ट और रख दीजिए एक बार जरा आप, क्योंकि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया था। आप देखिए, अगर आप 1 साल का व्यू देखेंगे, ये देखिए ये, और मार्केट तो कब गिरना शुरू हुआ था? रिलायंस बहुत पहले से 1600 से गिर के आई थिंक अभी रिसेंटली, चलो 1100 को तो मैं एक बार भूल जाऊँ, 1115 को वो तो एकदम ही कंप्लीट पैनिक था, 1200 तक आया था। 1600 से गिर के करीब करीब 1200 तक आया था, और उससे पहले भी इसने कोई बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया था। तो आई थिंक ये मार्केट ने एक व्यू लिया है कि यहाँ से शायद रिलायंस में अब एक री रेटिंग होगी। ये जो आज का मूव है, इसको आप सिर्फ अर्निंग्स रिएक्शन की तरह से मत देखें, इसको आप देखें एज स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग इन टर्म्स ऑफ री रेटिंग। ये मार्केट का वर्डिक्ट है ऑब्वियसली, जो आज के स्टॉक प्राइस बिहेवियर में देख के पता चल रहा है। बिल्कुल, ग्रोथ